नमस्कार, अभिवादन सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है सुखवाद और हम सुखवाद के इस व्याख्यान की श्रृंखला में परार्थमूलक सुखवाद में मिलके सुखवाद पर आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने बेंथम के उपयोगितावाद या बेंथम के परार्थमूलक सुखवाद पर अध्ययन किया था। बेंथम की तरह मिल भी परार्थमूलक सुखवाद के समर्थक हैं। दोनों ही मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही मानव जाति का चरम लक्ष्य होना चाहिए। आनंद या सुख ही चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए अन्य सभी वस्तुएं जैसे धन, स्वास्थ्य, सम्मान आदि साधन हैं। इसलिए मिल के अनुसार उचित कार्य वह है जिससे दुख से अधिक सुख मिले और अनुचित कर्म वह है जिसमें सुख से अधिक दुख मिले। इस प्रकार उचित सुख का कारण और अनुचित दुख का कारण कहा जा सकता है। मिल सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है, यानी कि मिल का सुखवाद भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। इसके अनुसार किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे सुखप्रद मानना एक ही बात है। प्रत्येक मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है, अतः सुख वांछित है। इसका प्रमाण इस प्रकार दिया जाता है कि कोई वस्तु श्रव्य है क्योंकि वह सुनाई पड़ती है, कोई वस्तु दृश्य है क्योंकि वह दिख पड़ती है। इसी प्रकार कोई वस्तु वांछनीय है क्योंकि लोग उसकी इच्छा करते हैं, इसलिए सुख भी वांछनीय है क्योंकि सभी मनुष्य उसकी चाह रखते हैं। अब मिल की उपयोगितावाद में क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें बेंथम के उपयोगितावाद से अलग करती हैं? क्या विशेष बातें हैं? सबसे पहले है कि मिल का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो स्वार्थ से परार्थ की ओर ले जाता है। बेंथम के भांति मिल भी परार्थ सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनके शब्दों में उपयोगिता का मापदंड कर्ता का सर्वाधिक आनंद नहीं है, बल्कि आनंद की सर्वव्यापकता है। बेंथम ने भी स्वार्थ से परार्थ की ओर जाने की सलाह दी थी, किंतु उन्होंने इसके लिए कोई प्रमाण नहीं बताया था, कोई प्रमाण नहीं दिया था। मिल इसे ठोस तर्कों के आधार पर सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, अतः सामान्य सुख सभी व्यक्तियों के समूह का हित है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, तो यह अपने आप में सिद्ध होता है कि सामान्य सुख सभी व्यक्तियों का हित होगा ही। इस युक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सुख हितकर है, प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, इसलिए सभी व्यक्तियों का सुख अर्थात सामान्य सुख सभी व्यक्तियों का हित है, हितकारी है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है, इसलिए सामान्य सुख वांछनीय है। यही स्वार्थ से परार्थ की ओर जाने का कारण कहा जा सकता है। अब सुखों में गुणात्मक भेद है। सभी सुख एक ही स्तर पर नहीं है, उनमें कुछ गुणात्मक भेद हैं। बेंथम ने सुखों में केवल परिमाण का अंतर बताया था। गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख को बराबर माना था, किंतु मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया है, यानी कि उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी हैं। सुखों को परिमाण और गुण दोनों दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। मिल के ही शब्दों में इस तथ्य को मानना उपयोगिता के सिद्धांत के पूर्णता समीचीन है। कुछ इस प्रकार के सुख अन्य सुखों से अधिक वांछनीय और मूल्यवान हैं। सुखों के मूल्यांकन के लिए मिल ने योग्य निर्णायक का सहारा लिया, यानी कि हम कैसे सुखों का निर्णय करेंगे कि कौन सा सुख ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए योग्य निर्णायक होंगे। उनके ही शब्दों में दो सुखों में यदि कोई सुख जिन्होंने उन दोनों का अनुभव किया हो, वे बिना किसी नैतिक बाध्यता के निश्चित रूप से महत्व देते हैं, तो वही वांछनीय सुख है। योग्य निर्णायक केवल सदैव
ऐंद्रिक एवं शारीरिक सुखों की अपेक्षा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ मिल और बेंथम दोनों के मतों में अंतर आ जाता है। बेंथम गुण के दृष्टिकोण से सभी सुखों को समान मानते हैं, किंतु मिल सुखों के गुणात्मक अंतर को स्वीकार करते हैं। यानी कि बेंथम तो सभी सुखों को एक स्तर पर मानते हैं और मिल गुणात्मक स्तर पर दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। अब जो अगली विशेषता है वो है गौरव गरिमा का भाव यहाँ पर पाया गया है मिल के उपयोगितावाद में या मिल के परार्थमूलक सुखवाद में। सेंस ऑफ डिग्निटी यहाँ पर है। योग्य निर्णायक का निर्णय मनमाना नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में गौरव गरिमा का भाव पाया जाता है, उसके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी होती है। इसी भाव के आधार पर वह सुखों का मूल्यांकन कर पाता है। वैसे सुख जो मानव के बड़प्पन के विरुद्ध हैं, निम्न कोटि के हैं, और वे सुख जो मानव के बड़प्पन के अनुकूल हैं, उच्च कोटि के कहे जाते हैं। इसी बड़प्पन के भाव के चलते व्यक्ति पार्श्विक सुखों की प्राप्ति के लिए पशु बनना पसंद नहीं करता, वो नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अधिक सुख के उपभोग के लिए मूर्ख या दुष्ट बनना कदापि पसंद नहीं करेगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध उनका कथन है उन्हीं के शब्दों में कि एक संतुष्ट पशु से एक असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठकर है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। यानी कि पशु तो केवल अपने ही विषय में जानते हैं, उन्हें मानव के विषय में ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वे पार्श्विक सुख को ही सर्वस्व मानते हैं। इसके विपरीत मनुष्य पार्श्विक और मानसिक दोनों पक्षों को जानता है, इसलिए वह पार्श्विक सुखों से आध्यात्मिक अथवा बौद्धिक सुखों को श्रेष्ठकर मानता है। यानी कि एक संतुष्ट पशु यानी कि एक शारीरिक संतुष्टि या निम्न कोटि की निम्न स्तर के सुखों से एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। पार्श्विक सुखों से आध्यात्मिक और बौद्धिक सुख होना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा उन्होंने बताया है। अगली विशेषता है बाहरी और आंतरिक आदेश। एक्सटर्नल और इंटरनल सैंक्शंस जो हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये 4 प्रकार के बाहरी आदेश होते हैं जिसके कारण हम परार्थ सुख की कामना करते हैं। यानी कि हम सबके सुखों की, सबके हित की, सबके मंगल की कामना तब करते हैं जब हमारे लिए 4 बाहरी आदेश हैं। ये कौन से हैं? ये हैं, एक तो है प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। मनुष्य इन चारों आदेशों के भय के कारण परोपकार करता है। स्वास्थ्य बिगड़ने का भय, समाज बहिष्कार का भय, राजनीतिक दंड का भय, नारकीय कष्टों का भय ही उसे परमार्थी बनाने को बाध्य करता है। यानी कि 4 प्रकार के ऐसे आदेश हैं, 4 प्रकार के ऐसे दबाव हैं जिनके कारण हम सबके सामाजिक हित के बारे में, सबके हित के बारे में सोचते हैं, ऐसा मिल मानते हैं। मिल ने उपयुक्त जो बाहरी आदेश हैं उसके अतिरिक्त एक आंतरिक आदेश की भी चर्चा की है। एक आंतरिक आदेश भी उन्होंने बताया है, यह है कि यदि केवल व्यक्ति बाहरी आदेशों के चलते परमार्थ करे तो उसके कार्य निश्चित ही उसमें स्वार्थीपना आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ आंतरिक आदेश भी होते हैं जिसके कारण वो परमार्थी और परोपकारी कहा जाता है। मिल के अनुसार ये आंतरिक आदेश मनुष्य जाति की सुख की भावना, दूसरों की अनुभूतियों और उनके कष्टों के प्रति सम्मान एवं सहानुभूति का भाव और संयोगी प्राणियों के साथ एकता स्थापित करने की प्रबल इच्छा। यानी कि ये सामाजिक भावना मनुष्य में यदि जन्मजात नहीं थी तो प्राकृतिक अवश्य है। इसी भावना के कारण व्यक्ति स्वार्थ से परार्थ की ओर बढ़ता है। यानी ये सामाजिक भावना जो है ये उसके अंदर इंटरनल होती है, आंतरिक आदेश के रूप में उसके अंदर वो काम करती है। अब जो मिल का सुखवाद है वो उत्कृष्ट कोटि का सुखवाद है, वो एक रिफाइंड हेडोइज्म है। मिल के सुखों में गुणात्मक अंतर स्वीकार कर
एक उत्कृष्ट सुखवाद का उन्होंने एक नमूना पेश किया है। बेंथम सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद मानते हैं, गुणात्मक भेद नहीं मानते, इसलिए उनके सुखवाद को निकृष्ट सुखवाद कहते हैं। मिल सुखों का गुणात्मक गुण और परिमाण दोनों के आधार पर करते हैं। मिल जो है सुखों का जो मूल्यांकन करते हैं वो गुण और परिमाण दोनों के आधार पर करते हैं। फिर भी मिल के विचारों में सुख के गुण और बड़प्पन उनके परिमाण से श्रेष्ठकर हैं। उच्च और उत्कृष्ट सुख ही उच्चतम शुभ है, हाईएस्ट गुड है। इस प्रकार मिल का सुखवाद उत्कृष्ट सुखवाद का आदर्श प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से मिल के उपयोगितावाद में कई सारी विशेषताएं हैं जो उन्हें बेंथम के उपयोगितावाद या बेंथम के परार्थमूलक सुखवाद से पृथक करती है, जो कहीं न कहीं सामान्य हित की बात, स्वार्थ से परार्थ की बात करते हैं। अब हम इसके कुछ आलोचनात्मक पक्ष और इसके मूल्यांकन पर भी अध्ययन कर लेते हैं कि मिल के परार्थवाद या उपयोगितावाद के विरुद्ध कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ तर्क दिए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं कि मिल का उपयोगितावाद सुखवाद का ही एक प्रकार है, यानी कि है तो ये सुखवाद ही, इसलिए इसमें सुखवाद के सभी दोष विद्यमान होते हैं, सभी दोष आ जाते हैं। सुखवाद के जो दोष हैं उन पर चर्चा हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में की है। मिल का उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होने के कारण इसके दोषों से बच नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद अनिवार्य रूप से नैतिक सुखवाद की ओर हमें नहीं बढ़ाता, यानी कि मनुष्य सुख की कामना करता है, इससे सुख की कामना करना चाहिए की ओर बढ़ता हुआ हम नजर नहीं आते हैं। मिल के तर्क में अभिव्यक्ति दोष पाया जाता है। वह अपने तर्क में जिसकी कामना की जा सके और जिसकी कामना होती है, दोनों को अभिन्न समझने की भूल कर बैठते हैं। काम्य वह है जिसकी कामना करनी चाहिए, वह नहीं जिसकी कामना की जा सकती है। सभी मनुष्य सुख की कामना करते भी हैं, तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि सुख वांछनीय है। ये यहाँ पर इसका एक अभिव्यक्ति दोष दृष्टिगत होता है। मिल के सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार कर अपने सिद्धांत में बुद्धि परकतावाद का अंश उन्होंने ला दिया है। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि कभी कभी मनुष्य सुख से भिन्न किसी अन्य वस्तु की भी इच्छा करता है। वह बौद्धिक सुखों को पार्श्विक सुखों से श्रेष्ठतर उसकी तीव्रता के कारण नहीं बल्कि नैतिक उत्कृष्टता के कारण बताते हैं। यानी कि वह बौद्धिक सुखों को श्रेष्ठ बताते हैं उनकी तीव्रता के कारण। यदि कुछ सुख को अन्य सुखों की अपेक्षा अधिक वांछनीय मानने का आधार उसकी तीव्रता से भिन्न उसकी उत्कृष्टता है, तो सुखवादी परिकल्पना को त्याग देना पड़ेगा। इस प्रकार चूंकि गुण सुखवाद के बाहर की एक कसौटी है, इसलिए सुखवाद निर्बल पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और उसमें बुद्धिपरकता का समावेश हो जाएगा, रेशनलिज्म का समावेश हो जाएगा। सुखवाद में गुणात्मक भेद मान लेने पर मिलके मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आधारशिला भी हिल जाती है। यदि हम सुख में उत्कृष्ट गुण को चाहते हैं तो हम सुख नहीं चाहते, यानी कि हम यदि सुख में उत्कृष्ट गुण को चाहते हैं तो हम सुख नहीं चाहते। रेस्टेल ने भी कहा है कि सुख के उत्कृष्टतर गुण की इच्छा सुख की इच्छा नहीं है। इस प्रकार गुणात्मक भेद सुखवाद को ही धाराशाही कर देता है। अगले जो इसमें आक्षेप लगाए गए हैं वो है कि मील द्वारा बताए गए बाहरी व आंतरिक आदेश परार्थवार्थ की समुचित व्याख्या नहीं कर पाते। बाहरी आदेश करना होगा कि सृष्टि कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं, इसलिए इनका कोई नैतिक महत्व नहीं है।
मिल ने अंतःकरण के आदेश की बात कहकर और अधिक जटिल समस्या उत्पन्न कर दी है। ये आंतरिक आदेश मनुष्य जाति ये जो आंतरिक आदेश हैं ये एक समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ये आंतरिक आदेश जो हैं मनुष्य जाति में एकता और सहानुभूति की भावना की जो बात करते हैं, ये उसमें एक संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस जो उन्होंने बाहरी और आंतरिक आदेश की बात इन्होंने यहाँ पर की है उससे। सुखों का मूल्यांकन योग्य निर्णायकों की मर्जी पर छोड़ना सर्वथा अनुचित है। मिल ने इन योग्य निर्णायकों के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका अपना हित है, इसलिए सामान्य सुख सब व्यक्तियों का हित है। ऐसा जो तर्क मिल ने दिया है इसमें भी संग्रह दोष है, यानी कि इसमें भी एक तरह का संग्रह विग्रह दोष पाया गया है। इस तरह से मिल का जो परार्थवाद है, उपयोगितावाद है, उसका जो उचित आधार है उस पर कई विचारकों ने, कई विश्लेषकों ने कुछ आक्षेप लगाए हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने मिल के उपयोगितावाद की विशेषताएं और उसके आलोचना और मूल्यांकन पक्ष पर अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।